नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर की गई बैठक में महागठबंधन के कई नेता रहे मौजूद। बैठक का मुख्य मुद्दा रहा किसान आंदोलन। गुमला के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाले गया मशाल जुलूस। कृषि कानून के खिलाफ निकाला गया जुलूस। मौके पर कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। झारखंड में बढ़ते दुष्कर्म को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। और मांझी मामले में सीबीआई जांच की उठाई मांग। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए किया मना। रोहतास के दिवंगत मुजद्दी पांडे की मनाई गई पुण्यतिथि। मौके पर कंबल का किया गया वितरण। ग्रामीणों ने सड़क बनाने की कही बात। चलिए खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे, जहां राबड़ी देवी के आवास में महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की गई। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में शामिल होने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, माले नेता कुणाल सहित सीपीआई-एमएल, सीपीआई के नेता राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां बैठक का मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन रहा। किसान आंदोलन का एक सेंटर बना हुआ है और हम लोग 25 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनाना चाहते हैं, उसी पर महागठबंधन की पार्टियों की आज बैठक। लेकिन अभी तक अब जो भी आंदोलन हुआ किसान आंदोलन, उसमें तो बिहार में महागठबंधन के लोग दिखे नहीं। दिखे ही तो, जो जैसे भारत बंद किया गया था उसमें थे, या उनका इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हुआ है। इसलिए यहाँ लगातार आंदोलन संयुक्त रूप से भी चल रहा है, इंडिपेंडेंट भी पार्टियों का भी चल रहा है और किसान समन्वय समिति का भी संयुक्त रूप से चल रहा है। और इसके जरिए बिहार की भी एक देश स्तर पर किसान आंदोलन के एक सेंटर के रूप में चर्चा है। इसको और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम लोग इसको बताइए कौन आपस में बैठ के हम लोग आज क्या कार्यक्रम हो इसके लिए मिलेंगे, अंदर जाएंगे, बातचीत होगी तो आप लोग को बताएंगे कि क्या बात है। उनकी यात्रा भी शुरू होने वाली है, कांग्रेस रहेगी साथ। हम लोग सब महागठबंधन के अंग हैं, अलग अलग अगर प्रोग्राम होगा तो अलग अलग करेंगे, जहाँ साथ करने का बात होगा वो साथ करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जो हर एक प्रोग्राम में हम लोग साथ में, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी हम लोग पूर्ण रूप से एक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, राबड़ी देवी के आवास पर बैठक की गई, तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान किसान आंदोलन इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहा। क्या कुछ फैसले लिए गए और किन बिंदुओं पर चर्चा की गई इस बैठक में? जी देखिए, आज महागठबंधन के नेताओं की राबड़ी आवास पर बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उस दल के सभी प्रमुख नेता हैं, जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने इस बैठक का मुख्य मकसद क्या है वो बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में जिस तरह का किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, तो बिहार में किसान आंदोलन का क्या प्रारूप होगा, उसी को लेकर इस पे चर्चा की गई। खास बात यह है कि आने वाले 30 जनवरी को महागठबंधन की ओर से एक मानव श्रृंखला निकाला जाएगा कृषि बिल को लेके। साथ ही इस बैठक में एक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत जो आने वाले बजट सत्र हैं, वो बजट सत्र कम दिनों का होने वाला है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कल तेजस्वी यादव को बुलाया था और बताया था कि क्योंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको बताया था कि आने वाला जो बजट सत्र है, जो मार्च महीने में होने वाला होता है, वो मात्र 3 से 4 दिनों का होगा, यानी कि छोटी अवधि होगी बजट सत्र की। इसका मुख्य कारण है कि उस समय कोरोना की वैक्सीनेशन दी जाएगी, जिसके कारण सभी जो जनप्रतिनिधि हैं व्यस्त रहेंगे, अधिकारी व्यस्त रहेंगे। इसी कारण इसको छोटा किया गया है। तो इस पे तेजस्वी यादव ने मीडिया को बताया कि इस सत्र को हम लोग छोटा नहीं चाहते हैं, इस सत्र को बड़ा चाहते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में मात्र 4 दिन का बजट सत्र हुआ है, विधानसभा का सत्र चला है, जिसके कारण जो जन समस्याएं होती है उसका सवाल जो है विधायक और जो सदन के सदस्य वो नहीं उठा पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर सत्र को छोटा किया जाएगा तो महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। तो मुख्य रूप से इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ में जो कोरोना को लेके जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेके भी महागठबंधन के नेता जो है चर्चा आज बैठ के चर्चा किया उन्होंने।
साथ ही कृषि बिल को लेकर भी जो उनकी रणनीति होगी, आने वाले आंदोलन को कैसा रूप दिया जाएगा, इस पे बात हुई। जी अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि किसान आंदोलन को लेकर के फैसला लिया गया, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, वहीं इस दौरान देश भर के किसान जहां कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है अब बिहार में भी किसानों के प्रदर्शन उग्र होने की संभावना है। तो बैठक में कृषि कानून के खिलाफ क्या विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसको लेकर के भी कोई फैसला लिया गया है? जी, महागठबंधन के नेताओं ने जो बैठक की, उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो मीडिया को बताया, उन्होंने कहा कि कृषि बिल के विरोध में जो है वो एक मानव श्रृंखला का आयोजन करेंगे, जो 30 जनवरी को होने वाला है मानव श्रृंखला। उस दिन मानव श्रृंखला के जरिए विरोध प्रदर्शन महागठबंधन के जितने नेता हैं वो बताएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कृषि बिल को लेकर नीतीश कुमार को भी घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जो एपीएमसी एक्ट है वो पूरी तरह बिहार में फेल है। वो उस एक्ट के लागू होने से मंडी व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिसके कारण जो फसल के जो दाम है वो किसानों को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ सरकार झूठा दावा करती है कि जो फसल के दाम है उचित दाम दिए जाते हैं किसानों को, लेकिन ये सिर्फ कागजों में है। अभी भी जो किसान है धान के खरीद के लिए उनको उचित दाम नहीं मिलता है और इस राज्य में जो किसान है पूरी तरह उनकी व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। उनकी जो भी है कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारियों की बोलबाला है और इसको लेके जो है महागठबंधन के नेता हैं वो प्रदर्शन करेंगे और साथ ही मानव श्रृंखला बनाएंगे, जो 30 जनवरी को आयोजन उसका किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं कई नेता। राबड़ी देवी के आवास पर नेताओं की बैठक हुई, जहां किसान आंदोलन इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहा। वही तमाम मुद्दों में इस बैठक में चर्चा हुई और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले। उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें नए झारखंड की राह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुमला की, जहां रायडीह प्रखंड में एनएसयूआई गुमला जिला अध्यक्ष आजाद अंसारी के नेतृत्व में नए कृषि कानून के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस पटेल चौक से होते हुए टावर चौक तक पहुंचा, जहां एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आजाद अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार ने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात किया है। आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अन्नदाताओं की आवाज उठाना और उनकी मांगों का समर्थन हम सबका करना कर्तव्य है। वहीं इस छात्रों का समर्थन किसानों के साथ है। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं के बाद अब बीजेपी ने ओरमांझी मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल 4 जनवरी को राज्य के ओरमांझी में एक लगभग 20 साल की युवती का सिर कटा बिना कपड़ों के शव बरामद किया गया था। साथ ही दुष्कर्म किए जाने के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पर अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पाई। अब बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि हम सब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीपी सिंह ने कहा कि मुझे पता है कि हमारी मांग के बावजूद सरकार इस मामले में सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। ये सरकार निकम्मी है, इनसे कुछ नहीं होगा। सरकार पहले ही बोल चुकी है कि हम राज्य में कोई सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। इसका उद्भेदन नहीं कर पाती हो तो वैसी स्थिति में तो सीबीआई डिमांड स्वाभाविक है, लेकिन ये सरकार सीबीआई जांच भी नहीं कराएगी। इसलिए अपराधियों को जब सरकार का ही संरक्षण प्राप्त हो तो सरकार सीबीआई जांच के लिए क्यों रिकमेंड करेगी? सवाल तो यहाँ है ना कि जब सरकार के संरक्षण में ही जब ये इस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही है, वैसी स्थिति में आखिर सरकार सीबीआई जांच करने के लिए क्यों कहेगी? सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि हम अपने राज्य में सीबीआई जांच के लिए नहीं करेंगे, सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। तो वैसी स्थिति में हमारा काम है, जनता का काम है डिमांड करना, लेकिन इस सरकार से कोई भी आपको उम्मीद करना बेकार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, ओरमांझी में जघन्य अपराध किया गया युवती के साथ, वहीं इस मामले में पुलिस को अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, पुलिस के हाथ कोई लीड नहीं लगी है, लेकिन बीजेपी द्वारा अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जहाँ तक सीबीआई जांच की मांग है, दरअसल ओरमांझी वाले मामले में अभी तक पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिली है। अब इस मामले में पुलिस ने 5 लाख रुपए इनाम भी घोषणा कर रखा है, लेकिन इस बीच अभी तक चूंकि छापेमारी चल रही है, एसआईटी जो है जरूर इस मामले की जांच करेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि देखिए, राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है कि सीबीआई जांच होगा इस मामले में। और सबसे बड़ी बात की, जब सीपी सिंह की आज हम बात कर रहे थे, सीपी सिंह ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार जो है अपने राज्य में किसी भी तरीके का जो है सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है। बीजेपी मांग जरूर कर रही है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन मुझे पता है कि ये सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। तो देखिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि सरकार एसआईटी जरूर बना दी है, इसके लिए एसआईटी अपने स्तर से जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो एंगल है, जहां तक जो सीबीआई जांच की मांग की, ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस बारे में कुछ सुनती है। हालांकि ऐसा कोई उम्मीद लगता नहीं है कि इस मामले पर सीबीआई जांच होगी। हालांकि ओरमांझी वाले मामले की बात करें तो अभी तक जो है सरकार की बहुत किरकिरी भी हो चुकी है। लगातार बीजेपी जो है धरना प्रदर्शन जो है उसका जारी है। राजभवन में आज भी बीजेपी का एक महिला विंग जो है राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा था। तो निश्चित तौर पे देखिए, कहीं न कहीं सरकार की इस पूरे मामले में किरकिरी जरूर हो रही है। जांच चल रहा है, देखने वाली बात होगी कि कब तक
इस पूरे मामले को जो है नवीन, सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। और मांझी के बाद ऐसा ही एक अपराध फिर से पूरा ऐसा ही एक मामला सामने आया था, उस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे थे। वहीं अब अगर हम और मांझी की बात करें तो और मांझी की घटना का विरोध बीजेपी लगातार कर रही है, महिला मोर्चा धरना प्रदर्शन पर लगातार बैठी हुई है। अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सरकार कब एक्शन लेगी इस पूरे मामले पर, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है पूरे मामले को लेकर? मामला तो बड़ा है ही। आपने देखा होगा कि ओरमांझी की घटना के बाद ही लोग उग्र हुए और सीएम के काफिले पर हमला तक हुआ। उसके बाद जो है इस पूरे मामले पर जो है कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। प्रशासन जो है एसआईटी का गठन भी किया है। इस मामले पर पूरा जांच एसआईटी कर रहा है। झारखंड ही नहीं, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों में भी जो है इसके सुराग तलाशे जा रहे हैं। क्या हाल के समय में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट या फिर इस तरह की कोई रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज कराई गई है? तमाम तरह के एंगल हैं, इसको लेकर के जांच किया जा रहा है। ऊपर से आए दिन जो है दुष्कर्म की घटनाएं निकल करके सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी तमाम बड़े नेता, आप सीपी सिंह की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें, रांची सांसद संजय सेठ की बात करें, तमाम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर जो है सरकार सीबीआई की जांच की मांग करे, जांच करवाए। लेकिन अब चूंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इस मामले पर क्या कुछ फैसला लेकिन इन सबके बीच तो सबसे बड़ा सवाल ये है प्रगति कि जहां तक घटना की बात की जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना और एक विभत्स घटना जो निर्भया कांड था, कहीं ना कहीं निर्भया कांड के समतुल्य उससे बड़ी घटना जो है ये ओरमांझी की घटना थी। और इस पर राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर कहीं न कहीं अब सरकार को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती और यही कारण है कि लगातार 4 तारीख के बाद। बिल्कुल नवीन, तो राज्य में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों ही चुप्पी साधे हुए बैठे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक कर जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार-बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे धनबाद की, जहां बीजेपी महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ एक दल जिले के एसएसपी असीम विक्रांत मिल्स के आवास पर मुलाकात हुई, जिसमें बीजेपी नेताओं ने एसएसपी को बताया कि रेलवे ने अतिक्रमण क्वार्टरों को खाली कराए जाने के बाद लोगों को बरगलाकर सांसद आवास का घेराव करवाया गया है, जहां कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद भी लोग हिंसा और धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। वहीं इस दौरान मौके पर तैनात जिला पुलिस भी काफी देर तक निष्क्रिय बनी रही। बता दें कि शनिवार को रेलवे द्वारा डायमंड क्रॉसिंग बैंक मोड़ में रेलवे क्वार्टरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वहां सालों से जमे हुए लोगों को बेदखल किया गया था, जिसके बाद आक्रोशित लोग सांसद आवास पहुंचकर धरना देने लगे और मौके पर आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए, जिसके बाद देर शाम मामला बिगड़ गया और बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे लोगों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। कुछ लोगों का क्वार्टर वगैरह खाली कराया गया था जो अनाधिकृत रूप से वहां पर रहते थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले वहां पर सांसद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया। उसके बाद उनके जो नेता है एक साजिश के तहत उन लोगों को पकड़कर सांसद महोदय के घर पर ले आए और वहां इन लोग धरने पर उन लोगों को रात्रि में बैठा दिया। हम लोग वहां पहुंचे, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई आप दिन में आइए, सुबह में सांसद महोदय से बात किए, उस समय आप अपनी बातों को रखिए, जो भी विषय हो
और अगर आपको धरना प्रदर्शन ही करना है तो जाके रेलवे के पदाधिकारी है जिन्होंने आपका आवास खाली करा है, उनकी आप धरना प्रदर्शन कीजिए। माननीय सांसद महोदय के आवास पर कुछ लोग पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की, अभद्र नारेबाजी की। वहां पर उपस्थित लोग बेवजह गेट में धक्का धुक्की देना, वहां पर पूछताछ करने वाले जो कुछ लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन सबों के साथ धक्का मुक्की किया गया। काफी देर के बाद धनसार के थानेदार वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उनको समझाने का प्रयास किया गया। धनसार थानेदार के साथ भी धक्का मुक्की उन लोगों ने किया। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के मनौली गांव में स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत मुसद्दी पांडे की पुण्यतिथि के मौके पर गरीब, असहाय और विधवा महिलाओं के बीच कंबल बांटे गए। वहीं ये कार्यक्रम उनके अवकाश प्राप्त शिक्षक सुरेश पांडे द्वारा किया गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों के बीच कंबल बांटे गए। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नोखा विधानसभा की विधायक अनीता देवी शामिल हुई, जहां गांव के ग्रामीणों ने उन्हें नागरिक अभिनंदन किया। वहीं कंबल लेने के लिए काफी दूर दराज गांव से गरीब, असहाय और विधवा महिलाएं पहुंची। बता दें कि इस दौरान विधायक ने सभी लोगों के बीच कंबल बांटे। वहीं इस अवसर पर मनौली गांव के ग्रामीणों ने सड़क बनाने को लेकर आवेदन भी दिया। वहीं एक महिला विधायक के चरणों में गिरकर अपने जमीन के मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई, जिस पर आश्वासन देते हुए विधायक ने कहा कि सीओ और डीएम से बात कर मामले की जांच करवाई जाएगी। आज कंबल का वितरण कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम है। इस तरह के समाज के हर तबके के लोग को करना चाहिए, ताकि हमारे समाज से गरीबी है जो हर चीज वितरण करना चाहिए। गरीब जो समस्या है, अभी ठंड की समस्या है, कंबल की दूर हो सके। हरिद्वार में हम गए थे वो श्री राम शर्मा आचार्य के आश्रम में, और वहीं पर ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपना, जब उनके गाँव गए तो गांव में उनका 100 बीघा जमीन था, वो 100 बीघा पूरे गांव दान कर दिया और वहां पर एक आश्रम बना दिया। तो मैं देखा कि ये कोई आदमी सब कुछ समर्पण कर सकता है, तो हम लोगों को भी तो कुछ समाज में देना चाहिए। और उनका यही प्रेरणा है कि समाज का हम लोग ऋण खाए हैं, समाज का हम लोग कर्ज खाए हैं। ये कर्ज हम लोग दे रहे हैं, हम लोग दे नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग समाज का 3 प्रकार का ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज ऋण। इस समाज का ऋण हम उतार रहे हैं। और सहरसा में लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहे एक छात्र का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। बता दें कि इस दौरान इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं मृतक की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि मृतक छात्र का नाम कृष्ण शंकर भारती उर्फ शिव शंकर बताया जा रहा है, जो बैजनाथ पुलिस शिविर क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का रहने वाला था। बता दें कि छात्र कैलाशपुरी मोहल्ले में किराए के लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था। सुबह मृतक छात्र के सहपाठियों ने देखा कि मृतक छात्र के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और छात्र का शव छत की दीवार से फंदे से झूल रहा था, जिसके बाद छात्रों ने मृतक के परिजनों और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि ये हत्या है या आत्महत्या, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। जो था छोटा, वो सुबह उठा तो उसको हम उठा तो गेट खोलने गया। गेट में चाबी लगा था, तो सभी चाबी जो था पहले खिड़की में लगा रहता था, जैसे ये अभी है, इसको ताला मार करके खिड़की में से करके रख दिया जाता था। तो सुबह उठा तो यहाँ पे चाबी नहीं था, नहीं देखा, तो वो सबके रूम में पूछा, भाई किसके रूम में चाबी है गेट का? तो कोई नहीं बोला। तो जब पूछा गया तो कोई बोला कि उसके पास चाबी है। जैसे मेरा भाई उसका गेट खोला, बाल खकड़ते हुए गया, खोला उसका गेट, देखा लटका हुआ था। उसके बाद सबका गेट ढकढकाया, सबको गेट ढकढकाया, सब उठा। उसके बाद जो है सब गया, देखा तो अंकल जी को फोन आया, फोन किए। फोन आने के बाद अंकल जी आए तो अंकल जी बोले तुम लोग अंदर में हो। उसके बाद हम लोग फोन करते हैं थाना प्रभारी को। कृष्ण शंकर भारती है, कमलेश्वरी प्रसाद का बेटा, बैजनाथपुर वार्ड नंबर 5 का रहने वाला। ये हॉस्टल में रह करके यहाँ कंपटीशन की तैयारी करता था। ऐसे पढ़ाई इसकी मधेपुरा पीजी में कर रहा था, मधेपुरा कॉलेज से। ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, किसी कारण बस लगता है सुसाइड है, ये फांसी चुकी लगाए हुए है। इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के
और भारतीय संविधान में न्यायालय को सबसे ऊपर माना गया है। न्यायालय के आदेश को कोई भी विभाग हो या फिर कोई आम नागरिक सबको मानना होता है। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने 2011 में एसएफसी गोदाम में कार्य कर रहे मजदूरों को एरियल देने का आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार और बिहार राज्य खाद्य निगम के आला अधिकारियों ने उस आदेश का पालन नहीं किया। आज भी ये मजदूर उच्च न्यायालय की आदेश की कॉपी को लेकर सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। जी हां, एसएफसी गोदाम में कार्य कर रहे मजदूरों को एरियल का पैसा आज तक नहीं मिल पाया। बता दें कि मधुबनी जिले के एसएफसी गोदाम में दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे मजदूरों की दयनीय हालत काफी खराब होती जा रही है। उन्होंने अपने हक के लिए उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए और फिर इनके पक्ष में फैसला भी आया, लेकिन आज उस फैसले को 9 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी अपनी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वहीं इस मामले का खुलासा तब हुआ जब साधना न्यूज के जिला संवाददाता आलोक कुमार ने इसकी एक मुहिम चलाई, तब जाकर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की खबर सामने आई। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां उमेश कुशवाहा बनाए गए हैं जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है। बता दें कि उमेश कुशवाहा जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उससे पहले महनार से विधायक रह चुके हैं उमेश कुशवाहा। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बेहद चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, जिसके तहत उमेश कुशवाहा जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री का चौंकाने वाला फैसला, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल प्रगति, आज जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की चल रही थी, उसमें एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। ऐसा था कि बिहार के जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जाएगा, यानी कि वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को प्रदेश अध्यक्ष के पद पे लाया जाएगा। लेकिन पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे, रामसेवक सिंह के नाम की चर्चा हो रही थी कि रामसेवक सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन आज एकाएक जो है एक निर्णय चौंकाने वाला फैसला लिया गया है नीतीश कुमार की ओर से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के द्वारा बेहद ही चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।